सलाम दोस्तों, 5 दिसंबर 1945 दोपहर 2:10 पर यूएस के फ्लोरिडा स्टेट से 5 टॉर्पीडो बॉम्बर जेट्स टेक ऑफ करते हैं। इस उड़ान को कहा जाता है फ्लाइट 19। ये कोई खास फ्लाइट नहीं थी, बल्कि ये 3 घंटे की रूटीन ट्रेनिंग मिशन थी। इस फ्लाइट में 14 क्रू मेंबर्स होते हैं, जिनको एक स्क्वाड्रन लीडर की तरफ से लीड किया जा रहा होता है, जो एक्सपीरियंस पायलट और वॉर वेटरन भी है। ये ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई करते हैं। सब कुछ नॉर्मल होता है, मौसम साफ होता है। फ्लाइट के 2 घंटे बाद अचानक स्क्वाड्रन लीडर की तरफ से कंपास खराब होने की शिकायत की जाती है। बैकअप कंपास को निकाला जाता है और वो भी फेल। इनको पता नहीं होता इनकी लोकेशन कहाँ पे है। स्क्वाड्रन लीडर का नाम है लेफ्टिनेंट चार्ल्स कैरल टेलर। कंपास खराब होने के बाद अजीब मैसेज सुनने को मिलते हैं रेडियो ट्रांसमिशन में। Both my compasses are out and I'm trying to find Fort Lauderdale, Florida. I'm over land but it's broken. I'm sure I'm in the Keys but I don't know how far down and I don't know how to get to Fort Lauderdale. मौसम बिगड़ता रहता है। शाम के 4:56 टेलर को लगता है कि उनके जहाज गल्फ ऑफ मैक्सिको के ऊपर पहुंच चुके हैं। अब उनको ईस्ट की तरफ सफर करना होगा वापस फ्लोरिडा जाने के लिए। इसलिए वो सारे प्लेन्स को कमांड देते हैं कि ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई किया जाए। लेकिन फ्लाइट में मौजूद कुछ क्रू मेंबर्स कहते हैं, नहीं, हम ऑलरेडी ईस्ट में ही हैं, अब हमें वेस्ट में फ्लाई करना होगा वापस फ्लोरिडा जाने के लिए। इस ऑर्डर के एकदम बाद एक प्लेन से एक रेडियो ट्रांसमिशन सुनने को मिलता है। Damn it! If we could just fly west, we would get home. Head west, damn it! यानी कि बाकी क्रू मेंबर्स को लगता है कि उन्हें वेस्ट की तरफ फ्लाई करना होगा वापस फ्लोरिडा जाने के लिए। मौसम मजीद खराब हो जाता है और रात हो जाती है। माना जाता है कि प्लेन्स 370 किलोमीटर ईस्ट में थे फ्लोरिडा से। शाम 7:04 पे टेलर की तरफ से आखिरी रेडियो ट्रांसमिशन सुनने को मिलता है। All planes close up tight. We'll have to ditch unless landfall. We all go down together. इसके बाद ये हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गए। हम नहीं जानते कि इनके साथ क्या हुआ, कहाँ गए। फ्लाइट 19 के गायब होने के बाद एक सर्च एंड रेस्क्यू मरीनर 13 लोगों के क्रू के साथ टेक ऑफ करता है। इसका मिशन है फ्लाइट 19 को ढूंढना। ये ढूंढने निकलता है और ये भी गायब, यानी कि फ्लाइट 19 के 14 क्रू मेंबर गायब और अब मरीनर के 13 लोग गायब। इसके बाद एक बहुत बड़ा एयर एंड सी सर्च ऑपरेशन बुलाया जाता है। माना जाता है कि ये उस टाइम का वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑपरेशन इन दोनों फ्लाइट्स को ढूंढने के लिए, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। ना तो कोई बॉडी मिलती है किसी इंसान का और ना ही कोई टूटा हुआ हिस्सा मिलता है किसी एयरक्राफ्ट का। जिस जगह पे गायब हुए थे, आज के दौर में उस जगह को हम बरमूदा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। Over the past 50 years, 3,000 ships and 100 planes gone missing in a mysterious stretch of water in the Atlantic Ocean. Ships have gone missing, planes have gone missing. Known as the Devil's Triangle. A source of intrigue, legend, and fear. This is the Bermuda Triangle. बरमूदा ट्रायंगल बताया जाता है ओशन का मोस्ट मिस्टीरियस हिस्सा, जहां 100 से ज्यादा शिप्स और एयरक्राफ्ट गए और गायब हो गए। ये एक ऐसा हिस्सा है जो अमेरिका के स्टेट फ्लोरिडा से प्यूर्टोरिको तक और ऊपर बरमूदा के दरमियान लाई करता है। ट्रायंगल लाइक एरिया ओवरऑल 5 लाख स्क्वायर माइल्स का ये एरिया है। बरमूदा ट्रायंगल के किस्से 500 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। साल 1492 क्रिस्टोफर कोलंबस ने क्लेम किया कि जब वो इस जगह से गुजर रहे थे तो उनके कंपास ने काम करना छोड़ दिया। एक रात जब अपने जहाज से बाहर आसमान की तरफ देखा तो उन्हें बड़ी ही अजीब रोशनी दिखाई दी। आग का गोला समंदर में गिरता देखा। यहाँ से शुरू होती है ये मिस्ट्री और आने वाले वक्तों में इसे कई नाम दिए गए। ग्रेवयार्ड ऑफ द अटलांटिक, द सी ऑफ डूम, सरगासो ग्रेवयार्ड, ये ऐसे नाम थे जो 18th और 19th सेंचुरी में इस्तेमाल किए जाते थे। लेकिन बरमूदा ट्रायंगल नाम पहली दफा 1964 में इस्तेमाल किया गया था। एक मैगजीन थी अरगोसी नाम से। विंसेंट एच गद्दीज नामी एक शख्स ने एक आर्टिकल लिखा 1964 में उस मैगजीन में, जिसका टाइटल था
द डेडली बरमूदा ट्रायंगल। ये पहली बार था जब बरमूदा ट्रायंगल टर्म को यूज किया गया था। इस आर्टिकल में कई डिसअपीयरेंसेस जो पिछली सदियों में हुई थी उन्हें समराइज किया गया था और उन्हें लिंक करने की कोशिश की गई थी और एक मिस्ट्री बनाने की कोशिश की गई थी। इस मैगजीन में कोई वजाहत नहीं दी गई थी कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन इसकी वजह से बरमूदा ट्रायंगल मिस्ट्री मोस्ट पॉपुलर मिस्ट्री बन गई थी। कई किताबें लिखी गई, कई फिल्में बनाई गई। एक और वाकया USS साइक्लोप जहाज, उस जमाने का बिगेस्ट एंड फास्टेस्ट शिप, अमेरिकन नेवी का कीमती एसेट था, स्पेशली ट्रूप्स और सामान की ट्रांसपोर्टेशन के लिए जब अमेरिका वर्ल्ड वॉर 1 में शिरकत कर रहा था। 4 मार्च 1918 306 लोग बैठे थे इस जहाज में। वाशिंगटन के पास एक शहर है वेस्ट इंडीज बाल्टीमोर के नाम से, वहाँ से ये जहाज रवाना हुआ ब्राजील की तरफ। 306 लोगों के अलावा 11,000 टन मैंगनीज भी था। शिप की तरफ से रवाना होते वक्त मैसेज आया, वेदर फेयर ऑल वेल। ये आखिरी मैसेज था। इसने सबको चौंका के रख दिया। इतना बड़ा शिप आखिर गया कहाँ? अगर ये वाकया आपको मिस्ट्री लगती है तो इससे भी भयानक और खौफनाक मिस्ट्री है एलन ऑस्टन की मिस्ट्री। साल 1881 210 फीट लंबा जहाज जिसका नाम था एलन ऑस्टन लंदन से न्यूयॉर्क रवाना होता है। ये आम बात थी, उस वक्त बहुत से शिप्स ये सफर करते थे। रास्ते में उसे एक अनजान जहाज देखने को मिलता है। एलन ऑस्टन का कैप्टन उसे स्पाई ग्लास से देखता है कि उसमें कोई क्रू ही नहीं है। शिप बिल्कुल सही सलामत है लेकिन कोई इंसान उसमें मौजूद नहीं है। एलन ऑस्टन का कप्तान इस जहाज में देखता है कि सब कुछ सही सलामत है, हर चीज अपनी जगह पे रखी हुई है, क्योंकि उस जमाने में पायरेट्स का डर रहता था। लेकिन इस जहाज के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। एलन ऑस्टन का कैप्टन 2 दिन तक तो उसे देखता है अपने जहाज के साथ जहाज लगाकर। 2 दिन के बाद अपने कुछ क्रू मेंबर्स को उस पे बिठा देता है उसको चलाने के लिए और उसको अपने साथ ले लेता है। 2-3 दिन तो ये साथ सफर करते हैं, लेकिन फिर एक तूफान आ जाता है। इस तूफान में वो अनजान जहाज गायब हो जाता है। मौसम नॉर्मल होता है तो एलन ऑस्टन के कप्तान के स्पाई ग्लास में वो अनजान जहाज बहुत दूर देखा जाता है। एलन ऑस्टन का कप्तान अपने जहाज को उस अनजान जहाज के पास ले जाता है, देखता है कि दोबारा इसमें कोई क्रू मौजूद नहीं है, कोई इंसान मौजूद नहीं है। एलन ऑस्टन का कप्तान दोबारा अपने कुछ क्रू मेंबर्स को बिठा देता है उस अनजान जहाज में। दोबारा से सेम कहानी होती है। दोबारा जब तूफान के बाद उस जहाज को देखता है तो उस पे दोबारा से कोई क्रू ही नहीं है। एलन ऑस्टन का कप्तान जब वापसी पे मालिक को सारी स्टोरी बताता है तो मालिक इस मिस्ट्री से घबरा जाता है। इसको बेच डालता है एक जर्मन कंपनी को, जो इस जहाज का नेम बदल कर मेटा रख देता है ना इंटरेस्टेड कहानी, लेकिन अफसोस ये सिर्फ कहानी ही है। हिस्टोरिकल ओल्ड कहानियों की वेरिफिकेशन करना तकरीबन नामुमकिन है। ये हमारी पीढ़ियों से चलते आ रहे हैं। ऐसी कहानियों के बारे में सच जानना तकरीबन नामुमकिन होता है। इन कहानियों को कहते हैं हम लेजेंड्स या अर्बन लेजेंड्स। बहुत से लोगों का मानना है कि बरमूदा ट्रायंगल भी एक लेजेंड ही है। इसके बारे में बहुत सी थ्योरीज बनाई गई। कुछ लोग एलियन को ब्लेम करते हैं, एलियन अपने साथ ले गए होंगे इन सब जहाजों को। कुछ लोग कहते हैं इस जगह पे एक बहुत बड़ा सी मॉन्स्टर होता है, उसने सब कुछ गायब कर दिया होगा। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ का समंदर ही कुछ इस तरीके का है कि यहाँ पे सारे जहाज गिर जाते हैं। ये सब तो सुनने में ही अजीबोगरीब हैं, लेकिन हम उन थ्योरीज के बारे में बात करेंगे जो कुछ साइंटिफिक हैं। एक थ्योरी दी जाती है मैग्नेटिज्म के बेस पे। जो एक्चुअल नॉर्थ पोल है और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, ये 2 अलग पॉइंट हैं। जब आप कंपास से नॉर्थ के डायरेक्शन पे देखते हैं तो वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट कर रहा होता है, और जो एक्चुअल नॉर्थ पोल है वो थोड़ा सा अलग है, जिसे जियोग्राफिक नॉर्थ पोल कहते हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। धरती पे ऐसी जगहें भी हैं जहां ये दोनों सेम पॉइंट पे हैं। उन्हें एगोनिक लाइंस कहा जाता है। एगोनिक लाइंस वक्त के साथ साथ बदलती रहती हैं, लेकिन पिछले 2-3 सालों से ये बरमूदा ट्रायंगल के आसपास रही हैं या अंदर रही हैं। इससे कंफ्यूजन पैदा हो सकती है बेसिकली। नंबर 2, यहाँ का जो एरिया है वो जरा शैलो एरिया है। यहाँ का पानी ज्यादा गहरा नहीं है। किसी किसी जगह पे मिट्टी उभर कर आ रही होती है, जिसकी वजह से
पुराने दौर में कभी कभी जहाज यहाँ पे आके अटक जाते थे। नंबर 3, हरिकेन्स। अगर आप देखें कि कौन सी कंट्रीज में ज्यादा हरिकेन्स देखने को मिलती हैं, नंबर 1 पे आता है चाइना और फिर आते हैं यूएसए और क्यूबा, जो इसी एरिया में लाई करते हैं। यूएसए के फ्लोरिडा स्टेट में सबसे ज्यादा हरिकेन्स देखने को मिलती हैं, तो हरिकेन्स और वाटर स्पाउट्स ज्यादा फ्रिक्वेंसी से आते हैं इस एरिया में। नंबर 4 है मीथेन हाइड्रेट्स। कुछ ऐसी एरियाज हैं समंदर में जहां मीथेन हाइड्रेट्स की बहुत बड़ी फील्ड पाई जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया में साइंटिस्ट ने कुछ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए थे। उन्होंने देखा कि जब मीथेन के बबल्स होते हैं पानी में एक लिमिट से ज्यादा, तो पानी की डेंसिटी कम हो जाती है, तो जो बुयांसी होती है जहाज की वो मेंटेन नहीं हो पाएगी और जहाज पानी के अंदर डूब जाएगा। सेम लॉजिक है जैसे पानी में अगर साल्ट ज्यादा हो तो चीजों के लिए फ्लोट करना आसान हो जाता है, जैसे डेड सी में फ्लोटिंग आसान है बाकियों की निस्बत। एक आम इंसान जो समंदर में डूब जाए वो डेड सी में फ्लोट कर सकता है क्योंकि वहाँ पे पानी की डेंसिटी ज्यादा है। लेकिन आज तक कोई ऐसा एग्जैक्ट एविडेंस नहीं मिला कि कोई ऐसा सान्या मीथेन हाइड्रेट्स की वजह से हुआ हो बरमूदा ट्रायंगल में। 5वें नंबर पे आता है, ये मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है क्योंकि ये इंसानी साइकोलॉजी के बेस पे है। इसे बॉर्डर माइनहॉफ इफेक्ट या फ्रीक्वेंसी इल्यूजन कहते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल बेस्ड थ्योरी है। याद करें, अगर आपके खानदान में किसी ने एक नई गाड़ी खरीदी हो तो जब आप रोड पे निकलते हैं तो वही गाड़ी आपको और भी नजर आने लगती है, तो आपको लगता है कि वही गाड़ी जो हमने खरीदी है लोगों ने भी वही खरीदना शुरू कर दी है, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में उस चीज को आपने नोटिस करना शुरू कर दिया है। यही चीज बरमूदा ट्रायंगल के बारे में कही जाती है। ये बात सच है कि कुछ बड़े जहाज और शिप्स बरमूदा ट्रायंगल में गायब हुए हैं, लेकिन अगर आपने नोटिस करने की कोशिश की हो तो ऐसी ही कई जहाज और शिप्स समंदर के और हिस्सों में गायब होते हुए मिलते हैं। इसका अहम एग्जाम्पल हो सकता है वो मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट, वो तो बरमूदा ट्रायंगल में गायब नहीं हुई। बात यह है कि जब लोगों ने बरमूदा ट्रायंगल के बारे में सुना तो जो सान्हे समंदर के दूसरे हिस्सों में हो रहे थे उन पे तवज्जो देना खत्म कर दिया। जर्नलिस्ट लैरी कुश, जिसने एक किताब लिखी द बरमूदा ट्रायंगल मिस्ट्री सॉल्व्ड, जर्नलिस्ट लैरी कुश ने अपनी किताब में इसी थ्योरी पे बात की है। जर्नलिस्ट लैरी कुश कहते हैं कि पहले कुछ इंसिडेंट हुए, लेकिन बाद में बहुत सी कहानियां गढ़ी भी गई हैं। एलन ऑस्टन की कहानी को ऐसी ही कहानी बताया जाता है। नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि ऐसी कोई सबूत नहीं मिलती कि यहाँ पे मिस्ट्रीज ज्यादा देखने को मिलती हूँ बाकी समुद्रों की निस्बत। यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड का तो ये तक कहना है, द कोस्ट गार्ड डज नॉट रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ द सो कॉल्ड बरमूदा ट्रायंगल एज अ जियोग्राफिक एरिया ऑफ स्पेसिफिक हैजर्ड टू शिप्स और प्लेन्स। यूएस कोस्ट गार्ड कहता है कि यहाँ पे ज्यादा ट्रैफिक होने की वजह से कभी कभार ऐसे सान्यात देखने को मिलती हैं, लेकिन ऐसी मिस्ट्री होने की कोई सबूत नहीं मिलती। इसके अलावा अगर आप इस चीज को ध्यान में रखो कि यहाँ पे ज्यादा हरिकेन्स आते हैं और इस एरिया का पानी शैलो है, तो आपको सीधा सीधा बरमूदा ट्रायंगल मिस्ट्री का जवाब मिल गया। वैसे इन ज्यादा हरिकेन के बावजूद भी WWF ने 2013 में जब डिटेल स्टडी कंडक्ट की थी, टॉप 10 डेंजरस वाटर एरियाज में बरमूदा ट्रायंगल का नाम ही नहीं था। सिंपली इन मिस्टीरियस का बरमूदा ट्रायंगल से कुछ लेना देना ही नहीं है। आप पूछेंगे वो जो क्रिस्टोफर कोलंबस ने देखा वो क्या था? साइंटिस्ट का मानना है कि वो एक मीटियोर था। आज की वीडियो यहीं पे एंड होती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई गलती दिखे तो नीचे कमेंट बॉक्स में लाजिम बताइएगा ताकि उस गलती को सुधारा जा सके। मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।